डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि 9 मंथ्स के ट्रीटमेंट में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो 9 मंथ्स जब कोई लेडी हमारे पास प्रेगनेंसी के साथ आती है, जैसे जस्ट उसे अभी प्रेगनेंसी हुई है, 5-7 दिन ऊपर हुए हैं और वो हमारे पास आती है, तो सबसे पहले हम उसको फॉलिक एसिड की गोली स्टार्ट करते हैं और उन्हें डाइट के बारे में बताते हैं कि उन्हें अब जंक फूड नहीं खाना चाहिए और न्यूट्रिशियस चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स, हरी सब्जियां, दालें, मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें भी जो उनको अच्छा लगता है वही लेना चाहिए, क्योंकि पहले 2-3 महीने कई बार जी मिचलाता है तो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो जो अच्छा लगता है हेल्दी चॉइसेस में से आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे उनके हम बेसिक टेस्ट्स करवाते हैं। बेसिक टेस्ट्स में हम उनका खून की जांच करते हैं कि खून कितने ग्राम है, ब्लड ग्रुप क्या है, और उनके कोई काला पीलिया, सी पीलिया, HIV वगैरह तो नहीं है, और उनके शुगर लेवल ठीक हैं, थायराइड लेवल ठीक है, बच्चे में थैलेसीमिया होने के चांसेस तो नहीं है, उसके लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाते हैं। फिर ये जांचें करने के बाद जब प्रेगनेंसी 7-8 हफ्ते की होती है तब हम एक अल्ट्रासाउंड करना प्रेफर करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, और बच्चा अपनी जगह पे है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपनी जगह पे सही नहीं होता, बाहर ट्यूब में होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो भी उस स्कैन में पता चल जाती है। कोई एसोसिएटेड कोई रसौली या कोई गांठ वगैरह है तो उसका भी पता चल जाता है। तो स्कैन करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी चलती रहती है। फिर हमारा नेक्स्ट एम होता है कि ये देखना कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम में एक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा जमांद्रू तौर पे सही नहीं होता। उसमें 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण वो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होता है। तो इसकी जांच करने के लिए हम सबसे पहले एंटी स्कैन करते हैं। ये स्कैन हम 12-13 हफ्ते पे करते हैं। अगर किसी बच्चे की एंटी बढ़ी हुई आती है और उसकी नेज़ल बोन ना दिख रही हो, तो फिर हम उनका एमनियोसेंटेसिस करते हैं। एमनियोसेंटेसिस का मतलब है कि माँ की कोख में से बच्चे का पानी निकाल कर उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, क्योंकि उस पानी में बच्चे की कोशिकाएं तैर रही होती हैं। उन कोशिकाओं को ग्रो करके बच्चे का कैरियोटाइप, यानी कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, ये जांच की जा सकती है। तो अगर बच्चा नॉर्मल 46 क्रोमोसोम वाला आता है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने की सलाह देते हैं, और अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है तो उसके हिसाब से उनको, अगर अबॉर्शन की ज़रूरत है या डिलीवरी के बाद कोई चीज़ ठीक हो सकती है, कोई सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम प्रेगनेंसी को चलने देते हैं। फिर हम 18 से 22 हफ्ते के बीच में लेवल 2 स्कैन करवाते हैं। इस लेवल 2 स्कैन में बहुत डिटेल में बच्चे की जांच की जाती है और सारे बारीकी वाले नुक्स देखे जाते हैं। कार्डियक स्क्रीनिंग, यानी कि हार्ट की स्क्रीनिंग भी करते हैं कि हार्ट के चैम्बर्स सही है, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे के हार्ट में कोई छेद तो नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कोई हार्ट में प्रॉब्लम का डाउट आता है तो हम तकरीबन 24-25 हफ्ते पे फीटल इको करवाते हैं। और इस बीच माँ का बार बार HB शुगर का टेस्ट हम करते रहते हैं, ताकि पता चलता रहे कि माँ को शुगर तो नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी शुगर हो जाती है। पहले नहीं शुगर है, पर कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। इसी तरह से BP भी बार बार चेक करते रहते हैं हर विज़िट पे, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि पहले BP बिल्कुल सही रहता है, मगर प्रेगनेंसी के लेटर मंथ्स में BP बढ़ने लग जाता है। तो उसको भी हम जल्दी पकड़ना चाहते हैं ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। एक बार अगर BP अनकंट्रोल्ड लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर बच्चे को बहुत नुकसान करता है। उसके बाद प्रेगनेंसी चलती रहती है और फिर हम 8वें महीने में एक स्कैन करके देखते हैं कि बच्चे को कलर फ्लो में उसकी जो खून की सप्लाई बच्चे को सही मिल रही है कि नहीं, और बच्चे का वेट वगैरह सही चल रहा है कि नहीं, प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के मुंह पर तो नहीं है, और बच्चा सीधा है या उल्टा है। ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद फिर हम प्रेगनेंसी को चलने देते हैं। फिर हम जब 9th मंथ के तकरीबन 20-22 दिन चले जाते हैं, तब हम एक इंटरनल चेकअप करके देखते हैं
कि माँ की अंदर वाली जो हड्डी है वो कैसी है। अगर वो बहुत ही संकरी हड्डी है जिसमें से बच्चा बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकता और बच्चा बहुत ऊंचा पड़ा है, तो फिर हम उनको सिजेरियन की सलाह देते हैं। और अगर हमें ये लगता है कि माँ की हड्डी बहुत खुली है और उसमें से बच्चा इजीली बाहर आ सकता है, बच्चे का सिर भी नीचे आ रहा है, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन्स लगने की वेट करते हैं। अगर डिलीवरी की डेट निकल जाए और पेन्स ना लगे तो फिर हम एडमिट करके पेन्स लगा देते हैं। फिर उस दिन हम पेन्स में पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, बार बार बच्चे की धड़कन चेक करते हैं पेन्स में, और जो भी ज़रूरी दवाई टीका लगाना होता है वो लगाते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और जल्दी हो जाए, माँ को ज़्यादा तकलीफ़ ना आए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पॉटी कर देता है अंदर ही, या कई बार प्रोग्रेस नहीं हो रही होती, पेन आ रहे हैं मगर रास्ता नहीं खुल रहा, तो ऐसे केसेस में फिर कभी कभी हमें पेशेंट को सिजेरियन के लिए भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। उसके बाद जब हम सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो हमारे यहाँ की खासियत ये है कि हमारे बच्चों के डॉक्टर उस टाइम मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा बाई चांस बाहर निकल कर रोए ना, या उसने पॉटी की हुई है, तो बाहर निकलते सार जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो बच्चे को संभाल लेते हैं, उसको ज़रूरी ऑक्सीजन वगैरह जो भी उसको चाहिए होता है उसी समय दे देते हैं, जिससे बच्चे के ब्रेन को कोई भी नुकसान नहीं होता और बच्चा टाइमली सारा ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद जब तक माँ हमारे हॉस्पिटल में दाखिल रहती है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी वालों को हम 24 घंटे बाद छुट्टी दे देते हैं और सिजेरियन वालों को हम तकरीबन 72 घंटे बाद छुट्टी दे देते हैं। तो इतना टाइम जो है बच्चा अगर नर्सरी में रखने की ज़रूरत हो तो नर्सरी में रखते हैं, और अगर माँ बाप के पास रखें रूम में तो बच्चों के डॉक्टर दिन में 2-3 बार से भी ज़्यादा बच्चे का राउंड करते हैं। हर राउंड पे देखते हैं कि बच्चा ठीक चल रहा है, बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है कि एक ही छत के नीचे माँ और बच्चों के डॉक्टर दोनों मौजूद रहते हैं, और इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। और फिर हम आपको छुट्टी करके साथ में ये सलाह देते हैं कि आप चल फिर सकते हैं। हम कोई बेड रेस्ट की सलाह नहीं देते, क्योंकि बेड रेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं होता। बस ये है कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका सिर दुखता है बाद में। तो और वैसे भी डिलीवरी के बाद प्यास ज़्यादा लगती है और पानी ज़्यादा ही पीना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ज़्यादा पानी पीने से माँ का पेट बढ़ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, आपको कब्जी नहीं होगी, और उतना आप स्वस्थ फील करेंगे।